हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी स्टोरी में। आज हम लोग रंगभूमि उपन्यास का अध्याय 48 कवर करने वाले हैं। इसके पहले का सारे एपिसोड या सारे अध्याय मेरे चैनल पर अपलोडेड है। यदि आप लोगों को देखने की इच्छा है तो प्लीज़ जाकर पहले उसे देखिए, फिर ये वाला को पूरा देखिएगा, क्योंकि जब तक वो शुरू से ना देखा जाए तो उपन्यास समझ में नहीं आती है। तो चलिए बिना लेट किए हुए हम लोग शुरू करते हैं। रंगभूमि उपन्यास प्रेमचंद द्वारा रचित अध्याय 48। काशी के म्यूनिसिपल बोर्ड में भिन्न भिन्न राजनीतिक संप्रदाय के लोग मौजूद थे। एक वाद से लेके जनसत्तावाद तक सभी विचारों के कुछ न कुछ आदमी थे। अभी तक धान का प्राधान्य नहीं था, महाजनों और राइसों का राज्य था। जनसत्ता के अनुयायी शक्तिहीन थे, उन्हें सिर उठाने का साहस न होता था। राजा महेंद्र कुमार की ऐसी थाक बंधी हुई थी कि कोई उनका विरोध न कर सकता था। पर पांडेपुर के सत्याग्रह ने जनसत्तावादियों में एक नई संगठन शक्ति पैदा कर दी। उस दुर्घटना का सारा इल्जाम राजा साहब के सिर मढ़ा जाने लगा। यह आंदोलन शुरू हुआ कि उन पर अविश्वास का प्रस्ताव उपस्थित किया जाए। दिन दिन आंदोलन जोर पकड़ने लगा। लोक मतवादियों ने निश्चय कर लिया कि वर्तमान अवस्था का अंत कर देना चाहिए, जिसके द्वारा जनता को अब इतनी विपत्ति सहनी पड़ी। राजा साहब के लिए यह कठिन परीक्षा का अवसर था। एक ओर तो अधिकारी लोग उससे असंतुष्ट थे, दूसरी ओर यह विरोधी दल उठ खड़ा हुआ। बड़ी मुश्किल से में पड़े उन्होंने लोकवादियों की सहायता से विद्रोहियों का प्रतिकार करने को ठानी थी। उसके राजनीतिक विचारों में भी कुछ परिवर्तन हो गया था। वह अब जनता के साथ लेकर म्यूनिसिपैलिटी की शासन करना चाहते थे। पर अब क्या हो गया? इस प्रस्ताव को रोकने के लिए उद्योग करने लगे। लोग मतवाद का प्रमुख नेताओं से मिले, उन्हें बहुत कुछ आश्वासन दिया कि भविष्य में उनकी इच्छा के विरुद्ध कोई काम ना करेंगे। इधर अपने को दल को भी संगठित करने लगे। जनतावादियों को वह सदैव नीचे निगाह से देखा करते थे, पर अब मजबूत होकर उन्हीं का खुशामद करनी पड़ी। वह जानते थे कि बोर्ड में यह प्रस्ताव आ गया कि उनका यह स्वीकृति हो जाना निश्चित है। खुद दौड़ते थे, अपने मित्रों को दौड़ाते थे कि किसी उपाय से यह बला सिर से टल जाए। किंतु पांडेपुर के निवासियों का शहर में रोते फिरना उसके सारे यत्नों को विफल कर देता था। लोग पूछते थे, हमें क्यों कर विश्वास हो कि ऐसे ही निकुशता का व्यवहार ना करेंगे। सूरदास हमारे नगर का रत्न था। कुंवर विनय सिंह और इंद्रदत्ता मानव समाज के रत्न थे। उनका खून किसके सिर पर है? अंत में यह प्रस्ताव नियमित रूप से बोर्ड में आ ही गया। उस दिन प्राप्त काल में म्यूनिसिपल बोर्ड के मैदान में लोगों का जमाव होने लगा। यहाँ तक कि दोपहर होते होते 10-20 हजार आदमी एकत्र हो गए। 1 बजे प्रस्ताव पेश हुआ। राजा साहब ने खड़े होकर बड़े करुणा उत्पादक शब्दों से अपनी सफाई दी, सिद्ध किया कि मैं विवश था। इस दशा में मेरी जगह पर कोई दूसरी आदमी होता तो वह भी वही करता जो मैंने किया। इसके सिवा अन्य कोई मार्ग न था। उसके अंतिम शब्द ये थे कि मैं पद लुलूप नहीं हूँ, सम्मान लुलूप नहीं हूँ, केवल आपकी सेवा की लुलूप हूँ। अब और ज़्यादा इसीलिए कि मुझे पश्चाताप करना है। जो इस पद से अलग होकर मैं ना कर सकूँगा, वह साधन ही मेरे हाथ से निकल जाएगा। सूरदास को मैं उतना ही भक्त हूँ जितना कि कोई व्यक्ति हो सकता है। आप लोगों को शायद मालूम नहीं है कि मैंने सफा खाने में जाकर उसे क्षमा प्रार्थना की थी और सच्चे हृदय से खेद प्रकट किया था। सूरदास का आदेश था कि मैं अपने पद पर स्थिर रहूं, नहीं तो मैंने पहले ही पद त्याग करने का निश्चय कर लिया था। कुंवर विनय सिंह का अकाल मृत्यु में जितना मुझे दुख है, उतना उनके माता पिता को छोड़कर किसी और को नहीं हो सकता। वह मेरे भाई थे। उनकी मृत्यु से मेरे हृदय पर वह घाव कर दिया था जो जीवन पर्याप्त ना भरेगा। इंद्रदत्ता से भी मेरी घनिष्ठ मैत्री थी। क्या मैं इतना अधर्म, इतना कुटिल, इतना नीचे, इतना पामर हूँ कि अपने हाथों से भाई और अपने मित्र का गर्दन पर छुरी चलाता? यह आक्षेप सर्वदा अन्यायपूर्ण है। यह मेरे जले में नमक छिड़कना है। मैं अपनी आत्मा के सामने, परमात्मा के सामने निर्दोष हूँ। मैं आपकी अपनी सेवाओं
की याद नहीं दिलाना चाहता, वह स्वयं सिद्धि है। आप लोग जानते हैं मैंने आपकी सेवा में आपका कितना समय लगाया है, कितना परिश्रम, कितना अनवरत उद्योग किया है। मैं रियायत नहीं करना चाहता, केवल न्याय चाहता हूँ। वक्तृता बड़ी प्रभावशाली थी, पर जनवादियों को अपने निश्चय से न डिगा सकी। 15 मिनट में बहुमत का पर्याप्त प्रस्ताव स्वीकार हो गया और राजा साहब को तत्लक्ष्य पद त्याग करने की सूचना दे दी। जब वह सभा भवन से बाहर निकले तो जनता ने, जिन्हें उनका व्याख्यान सुनने का अवसर ना मिला था, उन पर इतनी फप्तियाँ उड़ाई, इतनी तालियां बजाई कि बेचारे बड़ी मुश्किल से अपनी मोटर तक पहुंच सके। पुलिस ने चौकसी ना की होती तो अवश्य दंगा हो जाता। राजा साहब ने एक बार पीछे फिरकर सभा भवन में सचल नेत्रों से देखा और चले गए। कृति लाभ उसके जीवन का मुख्य उद्देश्य था और उनका यह निराशापूर्ण परिणाम हुआ कि सारी उम्र की कमाई पर पानी फिर गया। सारा यश, सारा गौरव, सारे कृति जनता का क्रोध में पवार सा बह गया। राजा साहब वहाँ से चले हुए घर आए तो देखा कि इंदु और सोफिया दोनों बैठी बातें कर रही है। उन्हें देखते ही इंदु बोली, मिस सोफिया सूरदास की प्रतिमा के लिए चंदा जमा कर रही है। आप भी तो उनकी वीरता का मुग्ध हो ही गए हैं, कितना दीजिएगा? सोफी, इंदु रानी ने 1000 रुपये का प्रदान की है और इससे दुगुने से कम देना आपका शोभा ना देगा। महेंद्र कुमार ने तैयारी चढ़ाकर कहा, मैं इसका जवाब सोच कर दूंगा। सोफी, फिर कब आओ? महेंद्र कुमार ने अपनी ऊपरी मन से कहा, आपके आने की जरूरत नहीं है, मैं स्वयं भेज दूंगा। सोफिया ने उसके मुख की ओर देखा जो तैयारी चढ़ी हुई थी, उठकर चली गई। तब राजा साहब इंदु से बोले, तुम मुझसे बिना पूछे क्यों ऐसे काम करती हो जिससे मेरे सरासर अपमान होता है? मैं तुम्हें कितनी बार समझाकर हार गया, आज उसी अंधों के बदौलत मुझे मुंह की खानी पड़ी। बोर्ड ने मुझ पर अस्वीकार का प्रस्ताव पास किया और उसी की प्रतिमा के लिए तुमने चंदा दिया और मुझे भी देने को कह रही हो। इंदु, मुझे क्या खबर थी कि बोर्ड में क्या हो रहा है? आपने भी तो कहा था कि उस प्रस्ताव को पास होने की संभावना नहीं है। राजा, कुछ नहीं, तुम मेरा अपमान करना चाहती हो। इंदु, आप उस दिन सूरदास के गुणगान कर रहे थे, मैंने समझा चंदे का कोई हरज नहीं है। मैं किसी को मन का रहस्य थोड़े ही जानती हूँ। आखिर यह प्रस्ताव पास क्यों कर हो गया? राजा, अब मैं यह क्या जानूं क्यों कर पास हो गया? इतना जानता हूँ कि पास हो गया। सदैव सभी काम अपनी इच्छा या आशा के अनुकूल तो नहीं हो सकते। जिन लोगों ने मेरा पूरा विश्वास था उन्हीं ने अवसर पर दगा दी। बोर्ड में आए ही नहीं, मैं इतना सहिष्णु नहीं हूँ कि जिसके कारण मेरा अपमान हो उसी की पूजा करूँ। मैं यथाशक्ति इस प्रतिमा आंदोलन को सफल ना होने दूंगा। बदनामी हो ही रही है और इसकी परवाह नहीं। मैं सरकार को ऐसा भर दूंगा कि मूर्ति खड़ी हो ही ना पाएगी। देश की हित करने की शक्ति अब चाहे हो या ना हो अहित करने की है और दिन पर दिन बढ़ती जाएगी। तुम भी अपना चंदा वापस कर लो। इंदु विस्मित होकर, दिए हुए रुपए वापस कर लूं? राजा, हाँ, इससे कोई हरज नहीं। इंदु, आपको कोई हरज ना मालूम होता हो, मेरी तो इससे सरासर हेटी है। राजा, जिस तरह तुमने अपने अपमान का परवाह नहीं, उसी तरह यदि मैं भी तुम्हारे हेटी का परवाह ना करूं तो कोई अन्याय ना होगा। इंदु, मैं आपसे रुपए तो नहीं मांगती। बात बात पर निकालने लगी विवाद का नौबत पहुंची। फिर व्यंग की बारी आई तो एक क्षण का दुर्वचनों का प्रहार होने लगा। अपने अपने विचारों में दोनों ही सत्य पर थे, इसीलिए कोई ना दबता था। राजा साहब ने कहा, न जाने वह कौन दिन होगा कि तुमसे मेरा गला छूटेगा। मौत के सिवा शायद अब कोई ठिकाना नहीं है। इंदु, आपको अपनी कृति का सम्मान मुबारक हो। मेरा भी ईश्वर मालिक है। मैं भी जिंदगी से तंग आ गई हूँ। कहाँ तक लौंडी बनूं, अब हद हो गई है। राजा, तुम मेरी लौंडी बनोगी? वे दूसरी सती स्त्रियाँ होती हैं जो अपने पुरुष को प्राण भी दे देती है। तुम्हारा बस चले तो तुम मुझे 20 दे दो और दे ही रही है, इससे बढ़कर और क्या होगा? इंदु, यह 20 क्यों उगलते हो? साफ साफ क्यों नहीं कहते कि मेरे घर से निकल जा? मैं जानती हूँ आपको मेरा रहना अखरता है। आज ही नहीं, बहुत दिनों से जानती हूँ। उस दिन जान गई थी जब मैंने एक महारी को अपनी नई साड़ी दे दी थी और आपने महाभारत मचाया था। उसी दिन समझ गई थी कि यह बेल मुड्ढे चढ़ने की नहीं। जितने दिन यहाँ रही कभी आपने यह न समझने दिया कि मेरा ही घर है।
पैसे पैसे के हिसाब देकर भी पिंड नहीं छूटा। शायद आप समझते होंगे कि यह मेरे ही रुपए को अपना कहकर मनमाना खर्च करती है और यहाँ अपना एक थैला छूने का कसम खाती हूँ। आपके साथ विवाह हुआ है, कुछ आत्मा नहीं बेची है। महेंद्र की ओठ चबाकर कहा, भगवान सब दुख दे, भूरे का संग ना दे, मौत भले ही दे दे। तुम जैसी स्त्री का गला घोट देना भी धर्म विरोध नहीं। इस राज्य की कुशल मनाओं की चयन कर रही हो। अपना राज्य होता तो यह कैंची की तरह चलने वाली जुबान तालू से खींच ही ली जाती। इंदु, अच्छा अब चुप रहिए, बहुत हो गया। मैं आपकी गालियाँ सुनने नहीं आई हूँ। यह लीजिए अपना घर, खूब टांगे फैलाकर सोइए। राजा, जाओ किसी तरह अपना पोला तो ले लो जाओ, बिल्ली बक्से चूहा अकेले ही भला। इंदु ने दबी जबान से कहा, यह कौन तुम्हारे लिए दीवाना हो रहा है? राजा ने क्रोधान्वित होकर कहा, गालियाँ दे रही है, जवान खींच लूँगा। इंदु जाने के लिए द्वार तक आई ही थी कि यह धमकी सुनकर फिर लौट पड़ी और सिंहनी की भांति बरक कर बोली, इस भरोसे में ना रहिए, भाई मर गया है तो क्या गुड़ का बाप कोल्हू तैयार है, सिर पर बाल ना बचेगा। ऐसे ही भले होते हो, दुनिया में इतना अभ्यस कैसे कमाते? यह कहकर इंदु अपने कमरे में आई, उन चीज़ों को समेटा जो मौके में मिली थी। वे सब चीज़ें अलग कर दी जो यहाँ की थी। शौक न था, दुख न था, एक ज्वाला थी जो उसके कोमल शरीर के बीच की भांति व्यक्त हो रही थी। मुंह लाल था, आंखें लाल थी, नाक लाल थे, रोम रोम में चिंगारी सी निकल रही थी। अपमान अगेय वस्तु है। अपनी सब चीज़ें संभालकर इंदु ने अपनी निजी साड़ी तैयार करने की आज्ञा दी। जब तक गाड़ी तैयार होती रही वह बरामदे में टहलती रही। जयो ही फाटक में घोड़ों की ताप सुनाई दी, वह आकर गाड़ी में बैठ गई। पीछे फिरकर भी ना देखा। जिस घर की वह रानी थी, जिसको वह अपना समझती थी, जिससे जरा सा कूड़ा पड़ा रहने पर नौकरों को सिर हो जाता था, उसी घर पर इस तरह निकल गए जैसे देह से प्राण निकल जाते हैं। उसी देह से जिसकी सदैव रक्षा करता था, उसका जरा जरा सा कष्ट में स्वयं विकल्प हो जाता था। किसी से कुछ ना कहा, किसी को हिम्मत ना पड़ी उनसे कुछ पूछो। उसके चले जाने के बाद महाराजिन ने जाकर महेंद्र से कहा, सरकार, रानी बहू जाने कहाँ चली जा रही है। महेंद्र ने उसकी ओर तीव्र नेत्रों से देखकर कहा, जाने दो महाराजिन, सरकार संदूक और संदूचवे लिए जाती है। महेंद्र कह दिया, जाने दो महाराजिन, सरकार रूठी हुई मालूम होती है, अभी दूर ना गई होगी, आप मना ले। महेंद्र, मेरा सिर मत खा। इंदु लदी फंदी सेवा भवन पहुंची तो जानवी से कहा, तुम लड़कर आ रही हो क्यों? इंदु, कोई ही अपने घर में नहीं रहने देता तो क्या जबरदस्ती है? जानवी, सोफिया ने आते आते ही मुझसे कहा, आज कुशल नहीं है। इंदु, मैं लौंडी बनकर नहीं रह सकती। जानवी, तुमने उससे बिना पूछे चंदा क्यों लिखा? इंदु, मैं किसी के हाथ अपनी आत्मा नहीं बेची है। जानवी, जो स्त्री अपने पुरुष का अपमान करती है उसे लोक परलोक कहीं शांति नहीं मिल सकती। इंदु, क्या आप चाहती हैं कि यहाँ से भी मैं चली जाऊँ? मेरे घाव पर नमक ना छिड़को। जानवी, पछताओगी और क्या, समझते समझते हार गई, समझाते समझाते हार गई, पर तुमने अपना हट ना छोड़ा। इंदु यहाँ से उठकर सोफिया के कमरे में चली गई। माता की बातें उसे जहर सी लगी। यह विवाद दाम्पत्य क्षेत्र से निकलकर राजनीतिक क्षेत्र में आवर्तित हुआ। महेंद्र कुमार उधर एड़ी चोटी में जोर लगाकर इस आंदोलन का विरोध कर रहे थे, लोगों का चंदा देने से रोकते थे, प्रांतीय सरकार का उत्तेजित करते थे। इधर इंदु सोफिया के साथ चंदे वसूल करके तत्पर थी। मिस्टर कलक अभी तक दिल में राजा से द्वेष रखते थे, अपना अपमान भूले ना थे। उन्होंने जनता का इस आंदोलन का हस्तक्षेप करने की कोई ज़रूरत ना समझी, जिसका फल यह हुआ कि राजा साहब की एक ना चली, धड़ाधड़ चंदे वसूल होने लगे। एक महीने में 1 लाख से अधिक वसूल हो गया। किसी पर किसी तरह का दबाव ना था, किसी को कोई सिफारिश ना करता था। वह दोनों रामनियों का सदुपयोग ही चमत्कार था। नदी शहीदों की वीरता की विभूति थी, जिनकी याद में अब भी लोग रोया करते थे। लोग स्वयं आकर देते थे अपनी हैसियत से ज़्यादा। मिस्टर जॉन सेवक ने भी स्वेच्छा से 1000 रुपये दिए। इंदु ने अपना चंदा 1000 तो दिया ही, अपने को बहुमूल्य आभूषण भी दे डाले जो 20,000 से बिके। राजा साहब की छाती में सांप लौटता रहा। पहले अलक्षित रूप से विरोध करते थे, फिर प्रत्यक्ष रूप से दुराग्रह करने लगे। गवर्नर के पास स्वयं गए, राइसों को भड़काया।
सब कुछ किया, पर जो होना था वो होकर रहा। 6 महीने गुजर गए। सूरदास की प्रतिमा बनकर आ गई। पूना के एक प्रसिद्ध मूर्तिकार की सेवा भाव ने इसे रचा। पांडेपुर में उसे स्थापित करने का प्रस्ताव था। जौन सेवक ने उसे संघर्ष आज्ञा दे दी। यहाँ सूरदास का झोपड़ा था, वहीं मूर्ति का स्थापन हुआ। कीर्तिमानों का कृति का अमर करने के लिए मनुष्य के पास वह कौन सा साधन है। अशोक की मूर्ति भी तो उसके शिलालेखों ही के अमर है। वाल्मीकि और व्यास होकर फिर दोषी सबको तो नहीं मिलते। पांडेपुर में बड़ा समारोह था। नगर निवासी अपने अपने काम छोड़कर इस उत्सव में सम्मिलित हुए थे। रानी जानवी ने करुण कंठ और सजल नेत्रों से मूर्ति का प्रतिष्ठित किया। इसके बाद देर तक संकीर्तन होता रहा। फिर नेताओं के प्रभावशाली व्याख्यान हुए। पहलवानों ने अपने अपने कसरत दिखाए। संध्या समय प्रतिभोज हुआ। छूत और अछूत साथ बैठकर एक ही पंक्ति में खा रहे थे। यह सूरदास की सबसे बड़ी विजय थी। रात को एक नाटक मंडली ने सूरदास का नाम का नाटक खेला, जिसमें सूरदास ही के चरित्र का चित्रण किया गया था। पर वो सेवक ने इंग्लैंड से यह नाटक रचकर इसी अवसर के लिए भेजा था। 12 बजते बजते उत्सव समाप्त हुआ। लोग अपने अपने घर सिधारे। वहाँ सन्नाटा छा गया। चांदनी छिटकी हुई थी और शुभ ज्योतिषना में सूरदास की मूर्ति एक हाथ से लाठी टेकती हुई और दूसरा हाथ किसी अदृश्य दाता के सामने फैलाए खड़ी थी। वहीं दुर्बल शरीर था, हंसलियाँ पसली हुई, कमर टेढ़ी, मुख पर दीनता और सरलता छाई हुई। साक्षात सूरदास मालूम होता था। अंतर केवल इतना था कि वह चलता था, वह अंचल थी, वह सबोल था, वह अबोल थी। और मूर्तिकार ने यहाँ वह वात्सल्य अंकित कर दिया था जिसका मूल में पता न था। बस ऐसा मालूम होता था कि मानो कोई स्वर्ग लोक से भिक्षुक देवताओं में संसार के कल्याण का वरदान मांग रहा है। आधी रात बीत चुकी थी। एक आदमी साइकिल पर सवार मूर्ति के समीप आ गया। उसके हाथ में कोई यंत्र था जिसमें क्षण भर तक मूर्ति को सिर से पांव तक देखा और तब उसी यंत्र की मूर्ति के आघात किया। सड़क की आवाज़ सुनाई दी और मूर्ति धमाके के साथ भूमि पर आ गिरी और उसी मनुष्य पर जिसने उसे तोड़ा था वह कदाचित दूसरा आघात करने वाला था। इतने में मूर्ति गिर पड़ी, भाग न सका, मूर्ति के नीचे दब गया। प्राप्त काल लोगों ने देखा तो राजा महेंद्र कुमार सिंह थे। सारे नगर में खबर फैल गई और राजा साहब ने सूरदास की मूर्ति तोड़ डाली और खुद उसी के नीचे दब गए। जब तक जिए सूरदास के साथ वैर भाव रखा, मरने के बाद तो द्वेष ना छोड़ा। ऐसा ईर्ष्यालु मनुष्य भी होते हैं। ईश्वर ने उसका फल भी तत्काल ही दे दिया। जब तक जिए सूरदास को नीचा देखा, मरे भी तो उसी के नीचे दबकर। जाति की विद्रोही दुश्मन भी दगाबाज और इससे भी कठोर शब्दों में उसकी चर्चा हुई। कारोबारी ने भी मामलों की मूर्ति के पैर जोड़े और उसे खड़ा किया। कारीगरों ने भी मसालों से मूर्ति के पैर जोड़े और उसे खड़ा किया, लेकिन फिर आघात के चिन्ह अभी तक पैरों में बने हुए थे और मूर्ति भी विकृत हो गया था। इसी के साथ हमारा 48 चैप्टर समाप्त होता है। अब हम लोग अगले एपिसोड में देखेंगे 49। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को यह अच्छी लगी होगी, यह भाग, यह अध्याय। तो मिलते हैं अगले भाग को लेके 49। तब तक के लिए लेते हैं आप लोगों से विदा। यदि आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा कि ये उपन्यास अध्याय 48 कैसी लग रही है। और कोई भी त्रुटि हुई होगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स आप ही लोग के लिए है ताकि मुझे यह ज्ञान पड़े कि मेरे वाचन में कहाँ त्रुटि हो रही है। मैं उसे सुधारने की पुनः कोशिश करूँगी। और फिर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा दोस्तों। मिलते हैं अगले एपिसोड लेकर आप लोगों के साथ 49। तब तक लेते हैं आप लोगों से विदा।